साथियों नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके उत्तर आपके समक्ष रखेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार बाघों की कुल संख्या भारत में कुल संख्या 3682 हो गई है। 1947 में भारत में बाघों की संख्या 40,000 थी, लेकिन 1974 में बाघों की संख्या घटकर 1900 लगभग 2000 रह गई और उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई और उसके तहत अब तक भारत में लगभग 53 टाइगर रिजर्व हैं। 2018 में लगभग भारत के पास 2967 टाइगर थे और अब 53 टाइगर रिजर्व्स में 2023 का जो आंकड़ा है वो लगभग 3682 का हो गया है। इस प्रकार से लगभग 25% की वृद्धि हो गई है। सर्वाधिक संख्या कर्नाटक राज्य में, सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में 785 है और इसके पश्चात कर्नाटक में 567 और उत्तराखंड में 564 और महाराष्ट्र में 444 है। और अगर सब देखें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक लगभग 260 बाघों की संख्या है और बांदीपुर में कर्नाटक के जो कि दूसरे नंबर पर उसमें 150 संख्या हो गई है। भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है जहाँ पे टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर है और दूसरे नंबर पर मानस नेशनल पार्क है और तीसरे नंबर पर मेला घाट और चौथे नंबर पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। आइए आगे चलते हैं। संसद को राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का विभाजन या राज्यों का एकीकरण और पुनर्गठन करने के लिए पुनर्गठन राज्य कर सकता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम के केस में यह कहा गया था और श्रीनाथ रेड्डी के केस में कहा गया था कि केंद्र सरकार को राज्यों की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है नए राज्य बनाने के लिए, अब राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए या राज्यों को विभाजित करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। गोलकनाथ मामले में कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं और उन्होंने कहा था कि मूल अधिकार जो है वो नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय हैं, ये इसको नॉन नेगोशिएबल कहा जा सकता है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, उनको हम संशोधित नहीं कर सकते, यानी कि संविधान की धारा 13 के अंतर्गत उनको संशोधित नहीं किया जा सकता। मेनका गांधी के केस में कहा गया था कि स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई से ही हमको ये सच्ची स्वतंत्रता मिली है और भारत में सच्ची स्वतंत्रता का वट वृक्ष जो है वो विकसित हो रहा है। आइए अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम राज्यों को तोड़ करके किसी भी तरह से नए राज्य बना सकते हैं और इसमें इसमें 169 के अंतर्गत लोकसभा जो है और राज्यसभा इसको सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। सामान्य बहुमत का अर्थ ये है कि जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 100 में दिया गया है कि जो कोरम है किसी भी राज्यसभा और लोकसभा का वो उनकी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। तो अगर उनकी कोरम की संख्या के 1/10 से अधिक संख्या रहती है तो उसके बाद कोई भी राज्यों के पुनर्गठन का अधिनियम जो है वो पारित हो सकता है, यानी बिल्कुल सामान्य बहुमत से पारित हो सकता है। इसी प्रकार से अगर 239 के अंतर्गत हमें कोई संशोधन करना है तो बिल्कुल सामान्य प्रस्ताव या सामान्य बहुमत से हम पारित कर सकते हैं, यानी कि अगर उनकी संख्या जो है अगर कुल जो कोरम है उसमें पूरा है, कोरम से अधिक संख्या है तो और उसके बाद जो जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसके बहुमत से हम पारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह के जो संशोधन उनको संशोधन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी संशोधन की सीमा के अंतर्गत इसको लाया गया है। अब दूसरे प्रकार का संशोधन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार का संविधान संशोधन जो फेडरल ढांचे में, संघीय ढांचे में जो परिवर्तन करता है, यानी कि जैसे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस
या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्षेत्राधिकार या राष्ट्रपति का अधिकार या जो है जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत कोई चेंज करना है, संविधान की 4थी अनुसूची में संख्याओं को अगर जो उसमें सदस्य हैं उनकी संख्या को अगर चेंज करना है तो आपको वो संघीय ढांचे के अंतर्गत माना जाएगा। और संघीय ढांचे के अंतर्गत कोई भी संशोधन करने के लिए ज़रूरी है कि विशेष बहुमत हो। विशेष बहुमत का अर्थ ये है कि उस एक सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/2 से अधिक लोग हों और फिर उसके बाद जितने लोग उसमें वोट दे रहे हों और प्रेजेंट हों उनकी संख्या का 2/3। इस प्रकार से कुल सदस्य संख्या का 1/2 से अधिक और उपस्थित और मतदान देने वालों की संख्या का 2/3 से अधिक से कोई भी बहुमत अगर पारित होता है तो वो विशेष बहुमत कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर किसी संघीय ढांचे में हमें बदलाव करना है तो हमको विशेष बहुमत दोनों सदनों में विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उनके आधे से अधिक राज्यों के द्वारा उसका रेटिफिकेशन एंड पुष्टि भी होनी चाहिए। अब आते हैं 368 में संविधान संशोधन जो दिया गया है उसमें किस तरह के बहुमत की आवश्यकता है। तो 368 में जो संविधान संशोधन दिया गया है तो उसमें भी आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यानी उस हाउस के उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/2 से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 से वो पारित होना चाहिए। अब आते हैं कि राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया है जो संविधान के अनुच्छेद 161 में दी गई है जिसको महाभियोग कहा जाता है, तो उसको कैसे किया जाता है। उसमें राष्ट्रपति को अगर हटाया जाना है तो उसके लिए सबसे कठिन बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या जो सदन की है उसके 1/2 नहीं बल्कि 2/3 से अधिक संख्या होनी चाहिए, तो तब प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को केवल एक आधार पर हटाया जा सकता है कि संविधान का वो उल्लंघन अगर कर रहा है तो ऐसी जांच एक सदन में रखी जाएगी जिसकी प्रक्रिया दी हुई है और उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। लेकिन जो बहुमत है उसमें उस हाउस के या उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 से अधिक होना चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और फिर दूसरा भी सदन 2/3 से उस संख्या को उस प्रस्ताव को पारित करेगा, तभी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब आते हैं कि सीएजी को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। सीएजी को भी जो हटाने की प्रक्रिया है वो जैसा कि जजेस के लिए है वही प्रक्रिया लगभग सीएजी के लिए लागू है। अब जजेस के लिए क्या प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के जजेस को हटाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है। तो उच्चतम न्यायालय के जजेस को हटाने के लिए केवल प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर इसको हटाया जा सकता है, और जो आज तक कभी किसी को हटाया भी नहीं जा सका है। तो इसमें विशेष बहुमत क्या है। विशेष बहुमत को हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/2 से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से सीएजी को 148 में जो सीएजी नियुक्त होता है उसको भी हटाया जा सकता है। इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इसी के अंतर्गत हटाया जा सकता है। अब आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में जो आपातकाल है उसको कैसे हम उस पर किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आपातकाल कितनी बार कुल लगाया गया था। अब तक आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 और 1975 में। 1961 जैसा कि आप जानते हैं कि 1962 में भी चीन युद्ध हुआ था और 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उस समय भी इमरजेंसी लगी थी। और 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 352 के अंतर्गत। अब आते हैं कि 352 के अंतर्गत किन आधारों पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो 3 आधार हैं, एक बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। अब पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो लेकिन उसकी जगह अब जो है सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आक्रमण और इसी प्रकार से जो है 3 ग्राउंड्स हैं, बाह्य आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र बल। अब आइए कि 352 के दौरान
जब प्रस्ताव पारित करना होता है कि आपातकाल लागू करने के लिए, तो उसमें किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 352 के अंतर्गत जो आपातकाल को आपको लागू करना है, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है। लेकिन 352 में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 352 में जो है राष्ट्रपति की संतुष्ट होना चाहिए। राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब क्या है? राष्ट्रपति की संतुष्टि का मतलब है मंत्रिमंडल की सहमति होनी चाहिए। और मंत्रिमंडल की सहमति जो है लिखित रूप से राष्ट्रपति को के पास होनी चाहिए, तभी जो है इसको लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की भूमिका केवल यही है कि वो जो लिखित सहमति मंत्रिमंडल की होगी, मंत्रिमंडल की संतुष्टि, और मंत्रिमंडल की संतुष्टि का मतलब है मंत्रिमंडल ये संतुष्टि लिख करके राष्ट्रपति को देगा, तभी जाकर के 352 लगाई जा सकती है। और जब 352 लगा दी जाती है, आपातकाल लगा दिया जा सकता है, तो उस स्थिति में राज्य में जो अगर 352 प्रवृत्त हो चुकी है, तो राज्य में विधान जो बनेगा उसको वो केवल केंद्र का कि राज्य तो बना सकता है कानून, लेकिन अगर केंद्र भी उस पर कानून बनाता है तो केंद्र का कानून जो है उसके ऊपर अभिभावी होगा। अब आते हैं कि राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है पूरी तरह से वो केंद्र के पास चली जाएगी। तो राज्य में, और राज्य को जो है इसके लिए सुरक्षा 355 के अंतर्गत राज्य जब इस तरह का बाह्य आक्रमण होगा तो केंद्र जो है उसकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। अब आते हैं कि राज्य को जो अनुदान मिल रहा है वो किस प्रकार का होगा। राज्य को जो अनुदान पहले राज्य वित्त आयोग या विभिन्न प्रकार से जो फाइनेंस कमीशन द्वारा दिया जाता है, वो अब राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा। अब आइए इसका परिणाम क्या होगा। 352 अगर लगेगा तो 19 जो है, जो स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है, वो स्वयं जो है स्थगित हो जाएगा, वो स्वयं ही स्थगित हो जाएगा 358 के अंतर्गत। और 359 के अंतर्गत जो 19 और 20 और 21 में जो अधिकार हैं, 20 में किसी जैसे दिया गया है कि 20 में किसी आदमी के ऊपर 2 बार आप उसको एक ही अपराध में 2 बार सज़ा नहीं दे सकते, या किसी व्यक्ति को एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ द्वारा नहीं सज़ा दी जा सकती है। इसी प्रकार से राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो सबसे बड़ा आर्टिकल है, राइट टू लाइफ, यानी अनुच्छेद 21, ये कभी भी 352 के भी बाद ये स्थगित नहीं होगा, यानी 20 और 21 जो है वो 359 के अंतर्गत स्थगित नहीं होंगे। अब आइए देखते हैं कि 360 में जो है इसमें दिया गया है कि 356, सबसे पहले 356 पर आते हैं। तो 356 में जो बहुमत है वो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। 356 में जो साधारण बहुमत की आवश्यकता है, यानी 356 राष्ट्रपति अगर राज्य में बहुमत किसी पार्टी का नहीं रह गया है, यानी कि कानून के अनुसार वहाँ पे एक फेल्योर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो गया है, तो वहाँ पर राज्य के ऊपर केंद्र का शासन लगा दिया जाएगा, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं या राज्यपाल शासन कहते हैं। 356 के अंतर्गत लगा दिया जाएगा। और 356 के अंतर्गत इसको लगा दिया जाएगा, तो ये अगर जिस समय लगाया जाएगा उसमें खाली 2 महीने के लिए, तो ये सिर्फ वैसे ही लगाया जा सकता है जब तक कि इसको संसद की अनुमति भी नहीं मिलती है, लेकिन इसको अधिकतम संसद 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। तो संसद जो है अधिकतम इसको संसद जो है 360 के अंतर्गत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको 1 महीने के लिए बढ़ा सकती है। और अब आते हैं 356 में भी 1 साल के लिए बढ़ा सकती है पहले, और 356(5) में अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पंजाब में ऐसा किया गया था। और यह सार्वभौमई केस में ये कहा गया था कि 356(1) में जो है जब लगाया जाता है तो 356 का जो ये है सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, यानी यहाँ जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, इसको हम जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ला सकते हैं। इसके बहुमत केस में ये ले डाउन किया गया था। और ये साधारण बहुमत 356 जो है वो साधारण बहुमत से ही लागू किया जा सकता है। अब आइए आगे चलते हैं कि माउंटबेटन प्लान को गांधी जी ने क्या कहा था। माउंटबेटन प्लान को गांधी जी ने कहा था ये लकड़ी की रोटी कहा था, लकड़ी की रोटी गांधी जी ने कहा था। और मुस्लिम गोखले किसको कहा जाता है? मुस्लिम गोखले मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और इसके अलावा भारत का
चुनाव आयुक्त सीजर की पत्नी की तरह पवित्र होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि क्योंकि चुनाव आयोग पर ही पूरा निर्वाचन निर्भर करता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव आयुक्त तो सीजर की पत्नी की तरह पवित्र होना चाहिए। और मुस्लिम गोखले किसने कहा था? मुस्लिम गोखले मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा था। और अब आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। इसके पहले कि अगले प्रश्नों की ओर चलें, अभी तक हमने जो आपको बताया है, तो हमने आपको 2 चीज़ें आपको अभी तक बताई हैं, जिसमें भारत में बाघों की जो संख्या है उसके ऊपर कुछ प्रश्न हमने आपसे लिए हैं, और इसके अतिरिक्त जो है संविधान की इमरजेंसी पार्ट से कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो अब अभी हम इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अगला हम चैप्टर अभी आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।